नमस्ते श्रोतागण। कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मालती जोशी जी की कहानी सजा। रीना का मूड सुबह से ही उखड़ा हुआ है। उसे समाज पर, मम्मी पापा पर और अपने आप पर भी बेहद गुस्सा आ रहा था। अगर एमटेक करने के बाद भी यही सब होना था तो पढ़ने लिखने की क्या जरूरत थी। अच्छा होता हाई स्कूल करते ही शादी हो जाती, तब हाथ भर का घूंघट भी निकालना पड़ता तो कोई दुख नहीं होता। तब शायद वह इस तरह अपमानित महसूस ना करती। असली गुस्सा तो उसे उस लड़के पर आ रहा था जो उसे देखने आ रहा था। जनाब 6 साल से अमेरिका में है, अपने लिए प्रोफेशनल वाइफ चाहते हैं, फिर भी लड़की देखेंगे उसी पुरातन स्टाइल में। मम्मी पापा अलग परेशान थे। बेटा, और कोई तरीका हो तो बता दो, हमें तो बस यही एक मालूम है। कहो तो किसी होटल में चले चलते हैं। जरूर, ताकि सारे शहर को पता चल जाए कि एक अमेरिका पलट हमें देखने आ रहा है। तो क्या करें, तुम ही बताओ। इससे तो अच्छा था अपने आप ही कहीं तय कर लेती, झंझट ही खत्म हो जाता। आपको अच्छा लगता? ना भी लगता तो क्या फर्क पड़ना था। तुम्हारे भाई ने कर ली तो हमने कुछ कहा, चुपचाप स्वीकार कर ही लिया ना। लड़कों को तो 100 खून माफ होते हैं मम्मी, पर लड़कियां जरा लीक से हटी नहीं कि भूचाल आ जाता है, रीना ने कहा। वैसे वह मन में सोच रही थी कि अपने आप शादी तय कर लेना क्या इतना सरल है। शुरू से ऐसा सहेज कर रखते हैं कि कहीं झांकने तक की हिम्मत नहीं पड़ती। वैसे मम्मी, एक बात तय है, उसने ऐलानिया तौर पर कहा। मैं चाय वाय लेकर बाहर नहीं जाऊंगी। इट इज सो डिस्गस्टिंग। कोई बात नहीं, जमुना के हाथ भेज देना। रीना ने जमुना की ओर देखा। लतर पतर कपड़ों में बड़े मजे से बर्तन मांज रही थी। बाल बेतरह बिखरे हुए थे। सामने आती लटों को वह बड़े अक्खड़ अंदाज में साबुन सने हाथों से पीछे कर रही थी। अपने से ज्यादा तो मुझे इस पर मेहनत करनी पड़ेगी मम्मी। आपको अपनी एक साड़ी भी शहीद करनी होगी। कर दूंगी बाबा। बेटी की शादी के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। साड़ी मैं अपने लिए नहीं, जमुना के लिए मांग रही हूँ। हाँ, समझ गई मैं। भूतनी सी बनी हुई है, ऐसे में कोई इसके हाथ की चाय पिएगा भला। इसीलिए कहती हूँ कि एक लड़का रख लो, घर बाहर दोनों जगह काम आएगा। मानते ही नहीं। नहीं, घर में लड़कियां हैं, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। पापा, हमारी टेस्ट क्या इतनी घटिया है? देखो, इस उम्र में किसी का दिमाग ठिकाने नहीं रहता। चोपड़ा साहब की निशी ड्राइवर के साथ भाग गई कि नहीं? खैर, पर कम से कम नीना को तो घर में रहने देते। उसे भी आपने सुबह से मौसी के पास भेज दिया, फिर जमुना का सिंगार करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसे जानबूझकर भेज दिया है। इन लड़के वालों का कोई भरोसा नहीं रहता। ओझा साहब की नीलम को देख रही हो ना। बेचारी नीलम एमए पीएचडी है, कॉलेज में लेक्चरर है, बस रंग थोड़ा दबा हुआ है। उसके मुकाबले में पूनम और रूपम नाम के अनुरूप उजली है। जो भी नीलम दीदी को देखने आता छोटी को ही मांग बैठता। देखते देखते दोनों की शादियां हो गई। नीलम दीदी अभी भी इंतजार में है। रंग में नीना भी तो रीना से 20 है। सिर्फ बीए है तो क्या हुआ, लड़के वाले तो सिर्फ रंग देखते हैं। अपने गहवे रंग का एहसास होते ही मन थोड़ा बुझ सा गया। शाम के कार्यक्रम के लिए मन में वैसे ही उत्साह कम था, अब तो बिल्कुल ही जाता रहा। जमुना को जता दिया था कि दोपहर को कंघी चोटी करके आए। देवी जी जब पधारी, बालों से तेल जैसे चू रहा था। आंखों में ढेर सारा काजल, बालों में रंग बिरंगे क्लिप्स और हाथों में ढेर सारी चूड़ियां। इसे देखो तो जरा, जैसे इसे ही कोई देखने आ रहा है, मम्मी ने उसे साड़ी पकड़ाते हुए कहा। एक चटक पीली कांचीवरम वे रीना के लिए भी निकाल लाई थी। मम्मी, साड़ी पहनना क्या जरूरी है? मेरे ख्याल से वे लोग इतने दकियानूस तो नहीं होंगे कि सूट देखकर नाक भौं सिकोड़ने लगे। सवाल उनका नहीं, अपने घर का है, इस घर के कल्चर का है। अपने घर जाकर तुम चाहे जीन्स पहनना चाहे फ्रॉक, पर यहां तो तुम साड़ी में ही उन लोगों के सामने जाओगी। ठीक है, रीना ने हथियार डालते हुए कहा, पर मैं इतनी भारी साड़ी नहीं पहनूंगी, प्लीज। अच्छी बात है, अलमारी से अपनी पसंद की निकाल लो और जरा जल्दी करो, 5 बजने ही वाले हैं। वह अभी मम्मी की अलमारी खंगाल ही रही थी कि फाटक खटका। उसने झांक कर देखा, मम्मी गेट खोल रही थी। उसने सोचा,
अमेरिका पलट को एक नज़र देखूं तो सही। पापा ने उतरकर पिछला दरवाजा खोला। साहबजादे उतरे। शक्ल सूरत से तो स्मार्ट ही लग रहे थे। हाँ, रंग जरा दबा हुआ था। अमेरिका भी उसमें कुछ सुधार नहीं कर पाया था। लड़के के पीछे पीछे उसके पिता उतरे। उन्हें देखा और वह धक से रह गई। मम्मी की अलमारी को यूं ही खुला छोड़कर वह अपने कमरे में आकर धम से बैठ गई। उसने दोनों हाथों से अपना सिर थाम लिया। रीना, वे लोग आ गए हैं। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। तब तक मैं किचन में सब जमा कर रखती हूँ। तुम बस भिजवाने की व्यवस्था कर देना। जी, उसने मरियल सी आवाज में कहा। उसकी आंखों के सामने से बुजुर्गवार का चेहरा हट नहीं रहा था। जब मन थोड़ा सम पर आया तो उसे एक शरारत सूझी। उसने जमुना का दोबारा हाथ मुंह धुलवाया, खूब क्रीम पाउडर पोत कर चेहरा चमकाया, फिर उसका बढ़िया सा जोड़ा बनाया और बड़े ही नफीस ढंग से उसे साड़ी पहनाने लगी। यह सब करते हुए उसका मन बराबर भूतकाल में घूम रहा था। उन दिनों वह बेंगलोर में एमटेक कर रही थी। रात को दिल्ली से चढ़ती थी। पूरी 2 रातों का सफर करके तीसरे दिन शाम को बेंगलोर पहुंचती थी। 2 बार पापा उसे लेने और छोड़ने आए, पर हर बार इतना लंबा सफर उनके लिए भारी पड़ जाता था। छुट्टियां बर्बाद होती थी सो अलग। उस बार उसने हिम्मत की थी। घर वालों को विश्वास दिलाकर अकेले ही चल पड़ी थी। मम्मी पापा स्टेशन पर छोड़ने आए थे। उन्होंने यह देखकर तसल्ली कर ली थी कि उसके नीचे बर्थ पर एक दक्षिण भारतीय महिला है। सामने की बर्थ पर भी एक बुजुर्गवार थे। ऊपर की दोनों बर्थ पर बाद में 2 लड़के आए थे। बेंगलोर में अनगिनत इंजीनियरिंग कॉलेज थे, इसलिए हर बार 10-20 लड़के कंपार्टमेंट में होते ही थे। वे लोग ऊपर की बर्थ ही पसंद करते थे। गाड़ी हमेशा की तरह फुल थी। घर से जब भी आती है, नींद मुश्किल से ही आ पाती है। अलग देश, अलग परिवेश, अलग भाषा, अलग खान पान, एडजस्ट करते करते पसीना आ जाता था। फिर भी 6-8 महीनों में वह काफी अभ्यस्त हो चली थी। लेकिन घर से दूर रहना अब भी उस पर भारी पड़ता था। बड़ी मुश्किल से एक झपकी आई ही थी कि एकाएक चौंक पड़ी। लगा जैसे किसी ने उसका कंधा जोर से दबाया हो। पहले तो लगा जैसे नीना उसे जगा रही है। उसने आंख खोली। अरे, वह तो ट्रेन में है। फिर ये स्पर्श किसका था? उसने सतर्क होकर ऊपर देखा। वहां खर्राटों की आवाज आ रही थी। सामने वाली बर्थ खाली थी। शायद अंकल बाथरूम तक गए हों। बर्थ से उतरते हुए हाथ छू गया हो। वह पीट करके लेट गई। आहट से पता चला कि अंकल लौट आए हैं। इस बार उसकी पीठ पर उंगलियों का दबाव था। वह सांस रोककर लेटी रही। पिछली बार लगा था कि अनायास हो गया होगा, पर इस बार लगा कि स्पर्श सहेतुक है। वह परेशान हो गई। अपने आप को कोसने लगी कि क्यों अकेले आने की जिद की। लगा कि इतने सारे अपरिचित लोगों के बीच वह एकदम अकेली पड़ गई है। किस करवट लेटे उसकी समझ में नहीं आ रहा था। पंखे की ओर टकटकी लगाए वह सीधी लेटी रही। मुश्किल से 2 घंटे बीते होंगे। लाख कोशिशों के बावजूद उसकी आंख लग गई थी कि फिर वही स्पर्श। इस बार उसके सीने को टटोलता हुआ। क्या करे वह? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह धीरे से नीचे उतरी। फुसफुसाकर कहा, आंटी, मैं आई सिट हियर? महिला शायद जाग ही रही थी। पूछा, एनी प्रॉब्लम? उसने चुपचाप बीच वाली बर्थ की ओर इशारा कर दिया। वे समझ गईं। उन्होंने तुरंत सामने वाली सीट पर लेटे व्यक्ति को झकझोरा और कन्नड़ में कुछ कहा। तब तक बुजुर्गवार बाथरूम से लौट आए थे। चुपचाप ऊपर चढ़ गए और सबकी ओर पीट करके लेट गए। एकदम सीधा साधा मासूम चेहरा, पर उंगलियां इतनी वाचाल। उफ! दक्षिण भारतीय सज्जन अपना बोरिया बिस्तर लेकर ऊपर चढ़ गए। अपनी भारी भरकम देह को लेकर ऊपर चढ़ना उनके लिए सचमुच मुश्किल था, पर एक अपरिचित लड़की के लिए वे यह कष्ट उठा रहे थे। रीना का मन कृतज्ञता से भर आया। बाकी रात आराम से कट गई। सुबह कोई 5 बजे होंगे। एक हल्के से शोर से उसकी नींद खुल गई। देखा, अंकल जी अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ का पंजा थामे हुए हैं। चेहरे पर दर्द की रेखाएं हैं। दक्षिण भारतीय सज्जन माफी मांग रहे हैं। सॉरी, हम नींद में टर्नओवर किया। आपका हाथ इधर में था। आई डिडंट नो। लाइट जला ली गई। उस विशाल काया के टर्न ओवर होने से अंकल जी की उंगलियों का सचमुच कचूमर निकल गया था।
छोटी उंगली की अंगूठी तो एकदम चौकोर हो गई थी, शायद छोटा सा घाव भी कर गई थी, क्योंकि रुमाल पर खून की बूंदें थी। फिर थोड़ी सी फर्स्ट एड हुई, थोड़ी सी क्षमा याचना हुई और मामला शांत हो गया। उसके बाद अंकल जी जो सोए तो देर तक सोते रहे। रीना फिर नहीं सो पाई। उसने बाथरूम में जाकर मुंह हाथ धोया, ब्रश किया, बाल ठीक किए। वह लौटकर अपनी चादर वगैरह समेटती रही। तब तक दक्षिण भारतीय दंपति ने बीच वाला बर्थ गिरा दिया था और उसे अपने पास बैठा लिया। तब तक कॉफी कॉफी की पुकार शुरू हो गई थी। कॉफी की चुस्कियों के साथ खूब बातें होती रहीं। रात की बात एक दुस्वप्न की तरह लग रही थी। अंकल जी देर तक सोते रहे। भोपाल भी निकल गया, तब जाकर उठे। हाथ मुंह धोकर आए, अपना बिस्तर समेटा और बर्थ गिराकर सामने बैठ गए। पूछा, आप लोग साथ में हैं? आंटी ने तत्परता से जवाब दिया, हमारा नीस है, दिल्ली आईआईटी में पढ़ता। इसकी हिंदी तो बहुत अच्छी है। फादर की पोस्टिंग नॉर्थ इंडिया में ज्यादा रही है ना, इसीलिए। रीना को आंटी की बात को संभालना ही पड़ा और अपनी तरफ से वह कोई झूठ नहीं बोल रही थी। उसके पिता की नौकरी हमेशा उत्तर भारत में ही रही है। इसके फीचर्स भी साउथ इंडियन नहीं लगते। शॉर्ट हेयर है ना, इस वास्ते, आंटी बोली। वे अविश्वास से देखते रहे, फिर मैगजीन निकालकर पढ़ने लगे। वे जब थोड़ी देर के लिए नागपुर में उतर गए थे तो रीना ने कहा, अच्छा हुआ आंटी, आपने मुझे बेटी नहीं नीस ही बताया, नहीं तो वे कभी विश्वास नहीं करते। आपकी सुंदर आंखें, घने बाल, सुचिक्न त्वचा, इनमें से कुछ भी तो मेरे पास नहीं है। वे सिर्फ हंसती थी। झूठ मूठ ही सही, उन्होंने जो रिश्ता बनाया था पूरे रास्ते उसे निभाया। खाना, नाश्ता, चाय, कॉफी, सभी में उसे अपने साथ रखा। रीना को बड़ा संकोच हो रहा था। एक दो बार मम्मी का प्यार से बनाया टिफिन खोलने का मन भी हुआ, पर डर गई कि अचार की खुशबू फैलते ही उसके झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। रात को वह जिद करके अपने ही बर्थ पर चली गई। अपने उपकारकर्ताओं को वह और परेशान नहीं करना चाहती थी। अब वैसा कोई खतरा नहीं था। उसे विश्वास था कि आज की रात खैरियत से गुजरेगी। उसके बाद उस रूट पर 3-4 बार आना जाना हुआ, पर ऐसा हादसा फिर कभी नहीं हुआ। बोगी में अक्सर 10-20 लड़के रहते, रात भर गाना गाते, ताश खेलते, हुड़दंग मचाते, पर वह स्वस्थ शरारत होती थी। ऐसी घटिया हरकत किसी ने नहीं की। एमटेक की बात सुनकर तो अधिकतर लड़के आदर देने लगते थे। उस दिन आंटी ने एक बहुमूल्य सलाह दी थी, ऐसा प्रॉब्लम को चुपचाप पेशेंसली डील करना, हल्ला नहीं मचाने का। पब्लिक देखेगा, तुमको एम्बेरेसिंग होगा। तुमको रोज इस रूट पर आना है, हिम्मत से काम लेना। भाग्य से उस तरह की प्रॉब्लम कभी पेश ही नहीं आई। और अब वे सज्जन उसके ससुर बनने की आकांक्षा में बाहर के कमरे में बैठे हैं। उनकी रोज चरण वंदना करनी पड़ेगी। उसे तो कल्पना से ही झुरझुरी होने लगी। मम्मी इस बीच 2 बार झांक गई थी, तुम अब तक तैयार नहीं हुई? बस जरा चाय बना लूं। इस बीच उसने जमुना का खूब सिंगार कर दिया था। फिर चाय की ट्रे थमाते हुए कहा, चाय मेज पर रखकर दोनों के अच्छे से पैर पड़ना, नाम पूछे तो बताना। माथे तक आंचल खींचकर जमुना ड्राइंग रूम में गई। चाय की ट्रे मेज पर रखकर उसने दोनों अतिथियों के पैर छू लिए। वे एकदम चौंक पड़े। ये कौन है? हम जमुना हैं। जमुना ने इस तरह शर्माकर कहा कि दरवाजे के उस पार खड़ी रीना को हंसी रोकना मुश्किल हो गया। वह भागकर अपने कमरे में आ गई। बस ठीक है जमुना, अब भीतर जाओ, पापा ने कड़क कर कहा। जमुना के पीछे पीछे वे दंदनाते हुए कमरे में आए। ये क्या मजाक है? तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? पापा, मैं वहां शादी नहीं करूंगी। क्यों? कारण मत पूछिए। लेकिन उन लोगों को मैं क्या जवाब दूंगा? जवाब मैं दे दूंगी, आप चिंता न करें। और सचमुच वह लंबे लंबे डग भरती ड्राइंग रूम के दरवाजे पर जा खड़ी हुई। मैं रीना शुक्ला, मैंने बेंगलोर से टेलीकम्युनिकेशन में एमटेक किया है। बेंगलोर प्रवास के दौरान एक बार भेंट हुई थी, आपको याद होगा। दोनों मुंह बाएं उसे देख रहे थे। बुजुर्गवार एकदम उठ खड़े हुए। योगेश, चलो, उन्होंने बेटे को आदेश दिया। बेटा जब तक समझता, वे सीढ़ियां उतरकर गेट के पार पहुंच चुके थे। बेटा उठकर खड़ा हुआ, तब तक उन्होंने एक ऑटो भी रोक लिया था।
रीना तुरंत उसका रास्ता रोककर खड़ी हो गई। योगेश जी, मुझे मालूम है, घर पर सुलक्षणी कन्याओं की एक लंबी लिस्ट आपका इंतजार कर रही है। मुझे यह भी मालूम है कि आप स्वदेश से विवाह संपन्न करके ही रवाना होंगे। मेरी शुभकामना है कि आपको बहुत सुंदर सुशील पत्नी मिले। बस एक ही गुजारिश है, अपनी बहुरिया को अपने पिताश्री से बचाकर ही रखना। लड़के ने एक बार रीना को जलती आंखों से घूरा और बाहर निकल गया। मम्मी पापा इतनी देर तक इस नाटक के मूक दर्शक बने हुए थे, एकदम बोल पड़े। आखिर बात क्या है, कुछ बताएगी भी? बताने लायक नहीं है पापा। फिर भी पता तो चले कि उसने किया क्या है। बच्चों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रहेगा। पापा, वह शख्स जिंदगी भर के लिए अपने बेटे की नजरों से गिर गया है। इससे बुरी सजा, इससे बड़ा दंड आप किसी को क्या दे सकते हैं? कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। श्रोतागण, आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।